बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 8 रुकनी लार्ज बेंच जो है वो कल इसकी समाअत करेगा। इसी के साथ पंजाब इलेक्शन फंड्स के अदम फराहमी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को कल तलब कर लिया है। इस समेत दीगर जो अहम मौजूआत हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कल और परसों अदालतों में जो अहम तरीन समाअत होने जा रही हैं इंतखाबात और अदालती तरामीम के हवाले से, क्या इसके बाद मामला तसादुम की तरफ जाएंगे या अब कोई अफाम तफहीम का रास्ता निकल सकेगा? तसादुम की तरफ तो जा चुके हैं मामला, और अफाम तफहीम का रास्ता हमेशा निकल सकता है दरमियान, हमेशा जी। और अब भी मेरा ख्याल है कि अगर हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट और अदालत में फैसले हो रहे हैं बहुत से, वो अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस खुद करते बैठ के या करें या हमारे सियासतदान, तो मामला शायद बेहतर अंदाज में, ठीक है। अदारों का आमने सामने आना और इस तरह जो भी कुछ मामला चल रहे हैं मुनासिब नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक बयान आया था राना सनाउल्लाह साहब का, असद कैसर साहब का, कि जी उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म बुलाएं तो आना चाहिए इफ्तार पे, और इस तरह की बातें दरमियान में चल रही हैं। तो वो चैनल कहीं ना कहीं अपनी जगह है एक्टिव, और उसको अगर वो थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है तो उसको मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अभी 48 घंटों में देखें, एक तो वो जो अदालती इस्लाहात सुमोटो का केस, वो कल सुबह उसकी 11:30 बजे समाप्त होगी, 8 रुकनी बेंच। अब उस हवाले से मुख्तलिफ ज़ाहिर तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन यह है कि वो जो मुरवजा कवानीन हैं, अब ये एक भी बात हो रही थी कि बिल नहीं बना तो कैसे। देखें, हर शय जो है वो मुतनाज़े होती है और रहेगी, जिंदगियों में भी और कौमों में भी हो जाए, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं जाके रोकना है। अगर इस मामले को तनाज़ात से बचाना है तो फिर तो बैठ के बात करें, वरना ये तनाज़ात उठते रहेंगे, ठीक है। कल सुबह इसके ऊपर जो है वो समाअत होगी 8 रुकनी बेंच की, और उस पर देखना ये है कि क्या स्टे कर देते हैं, वो रोक देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास गया था, दूसरी दफ़ा भेज दिया था प्रेसिडेंट के पास, और इसने 10 दिन के बाद इसने लॉ में जाना था, उसके बाद फिर चैलेंज होता, लेकिन दरमियान में जो वक्फा आता तो वो उस दौरान तो शायद चीफ जस्टिस के इख्तियारात ही ख़त्म हो चुके होते, तो वो फिर एक अलग मामला होता कि अच्छा जी अब इसको कौन सा बेंच सुनेगा कौन सा नहीं, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले ही। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि परसों जो यानी 14 तारीख को जो समाअत हो रही है, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया है फजान, हाँ, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक साइड है उनको बुलाया है, और नोटिस जारी हुए हैं, और ये लिखा है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें लिखा है कि हुक्म अदूली के नताइज सबको मालूम है। लेकिन इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इन चैम्बर है, यानी इससे पहले ये सिर्फ सेक्रेटरी डिफेंस से कहा था कि आप अपने चैम्बर के अंदर आके बात कर लें, लेकिन अब जो है वो इन तमाम शख्सियात को भी इन चैम्बर बुलाया, और उसके वो जो रिपोर्ट है वो उससे फौरी तौर पे ऐसा नहीं है कि जी एकदम से कोई। और एक और नोटिस में बात है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल क्यों नहीं किया गया, और गवर्नर स्टेट बैंक को कहा है कि दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तफसीलात सामने लाएं। सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाया, लेकिन चैम्बर में बुलाया। अच्छा, अब इसमें जो है फाइज साहब की तरफ से कल जो मामला हुआ उनकी तरफ से वजाहत आ गई, और वो आज वो इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, सवाए एक बात के कि ऐसे मैं, अब मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हैसियत बनने को बन भी सकती है, लेकिन नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है, मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ उस बात को। वो जो बात उनकी तरफ से हुई ना, फाइज़ साहब की तरफ से, केजी स्पीकर की तरफ से जो दावतनामे गए, और उस दावतनामे में जो है ये बताया गया, और उस तरह से किया नहीं गया जिस तरह से बताया गया।
तो ऐसे इसके ऊपर आप यकीन करें कि कोई शरारती सी पिटीशन चली जाए ना स्पीकर के खिलाफ, तो वो 62-63 के जद में स्पीकर हमारे राजा परवेज साहब भी आ सकते हैं कि वजाहत फरमाइए कि आपने क्या ऐसा कहा था और ऐसा मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी पोलराइजेशन और इतनी तलखी है ना इस वक्त। उन्होंने खैर वो किया और जाहिर है कि वो आए और वो अब एक सवालिया से निशान है, उस पर डिबेट हो रही है कि आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हमें उससे उस जगह से आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये अब इसमें पिटिशंस लगी तेजी के साथ और तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है और रास्ता अफाम तफहीम का है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स पे दबाव आ रहा है, इधर उधर दाएं बाएं से आगे पीछे शुमाल जनूब मशरिक मगरिब से, कि आप बैठ के एक एक मामलात को हल हाँ करें। हाँ आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें अपनी जो गैर लचकदार पोजीशन है और मुज़ाकरात की तरफ। मुझे ये एहसास है इस्लामाबाद में बैठ के। और मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि फलाना आदमी बिल्कुल फारिग हो गया, ये फारिग हो गया, ये मतलब ऐसी सिचुएशन है क्रिएट हो रही है जिसमें कहीं अभी भी मौका है कि बात करें बैठ के। ठीक है, और उस मौके को अगर इन्होंने अवेल कर लिया, मतलब एकदम से तौहीन अदालत नहीं इशू हो गया ना, अभी उनको बुलाया है, अभी प्रोसेसिंग होगी, अच्छा उधर से भी प्रेशर है, उधर प्रेशर्स हैं, उधर, तो वो अगर ये आपस में बैठेंगे सब तो ये मामला आगे बढ़ेंगे और बैठना पड़ेगा। और बिठाने के लिए अगर कोई आया तो वो फिर इनको बिठाएगा नहीं, इन सबको उठा के साइड पे फेंक देगा। इनको क्यों बिठाएगा वो? अगर कोई बिठाने वाला आएगा तो ये खुद ही बैठ जाए तो बेहतर है। तो अब मसला ये है कि तो यहां पर सिचुएशन खड़ी है। तो कल का दिन और परसों का दिन और पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया है, वो भी उसमें भी क्या लबो लहजा इख्तियार होता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उन्होंने अदालत के बारे में बात की, उसके बारे में अदालत क्या करती है क्या नहीं करती। अभी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। जो अंदर मुलाकात हुई बहुत खुश आइंद हमारे पास बातें आई कि जी, खबरें आई कि जी वो फायजी साहब की मुलाकात हुई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी सामने मुख्तलिफ आ रही हैं बातें, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि कल और परसों 2 रोज़ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ये मामला कहाँ जाता है। ठीक। और ये मामला मैं आपको ये बताऊं देख के चीज़ों को, ये हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, ये इस तरह उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि इसमें इसको बहुत आसान नहीं है सुलझाना। सबसे जो हम मुल्क में देखें ना, आज से 1 महीना पहले हम क्या बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, फौरी तौर पे पैसे चाहिए, कितने दिन के ज़खायर रह गए, क्या हुआ, कैसे हो, क्या 1 महीना पहले 2 महीना पहले हम क्या चीख रहे थे। आज हम बेंचों पे चीख रहे हैं और हम बिल्कुल भूल गए कि मुल्क का अहम तरीन मसला सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, उस पर कम बात की है मैंने, आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपका जो एक मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा ऐसी है ना कि जिसमें देखें मैं फिर वही बात कहूँगा कि बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बहुत वक्त ज़ाया हो गया। ये पिछले 2, 3, 4 साल या उसको आप 10 साल कह लें, या जो मतलब बहुत, अब उन मुल्कों में जाएं, ख़ासतौर पर खलीजी मुल्कों में बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं वो टेक्नोलॉजी में, वो अपने डिप्लोमेटिक मामलात में, अपने उन्होंने फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा। हम अब शायद बहुत तेज़ दौड़ लगाएं बहैसियत कौम तो शायद हम कैच कर लें, शायद वाली एक सवाल है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है ना। ये एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है और एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है पावर के लिए, और उस पावर के लिए ये हंगर गेम्स हैं, ये कौन कहाँ किसने बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये वो खेल है। असल इशू जो है वो ये है कि नीचे महंगाई, पहले ईद पे कुछ लोगों को रिलीफ, रमज़ान में रिलीफ मिल जाता, कुछ भी नहीं हुआ। जितने जितने बड़े इश्तिहारात, जितने जितने बड़े जलसे, जितने, यानी कल यानी ताकरात थी, और ताकरात को भी आप देखें, अगर मैं तो नहीं, लेकिन ज़रा झांकता था थोड़ी देर के बाद तो कोई ना कोई गालियाँ चल रही होती थी उस पर सोशल मीडिया पे। तो मैं सिर्फ सोचता था, मैं कहता था ये जो है ना, फिर ऐसा क्यों ना हो, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ बहैसियत कौम, ऐसा क्यों ना हो कि लोग ताकरात में भी इस बात को भूल गए हैं कि हम गालियां हम नहीं दें,
खूब गालम गलू चल रही थी। मैं देख के मुझे दुख हुआ। मैंने इंसान तो ज़ाहिर हम भी गुनाहगार हैं, लेकिन सिर्फ एक होता है ना कि ये हमारा एक जो पूरे माशरे का इन्हितात है ना, वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका है कि जहां पर आप किसी को बताएंगे भी कि ये रमज़ान है, ये ताक रात है, ये आखिरी अशरा है, तो एक बहुत बड़ा तबका तो इस बात को बहुत मुल्क में सुनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन एक तबका ऐसा है उसके नज़दीक ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गालियाँ कितनी गई हैं, या ट्वीट्स कितने गए हैं, या व्यूज़ कितने आए हैं, उसके लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये, और फिर उसके उसके नतीजे में माशरा तो फिर जहाँ पे जाता है इससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब इसके बाद, मतलब जो मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएगा। उसकी वजह है कि इससे ज़्यादा तो इनेतात हो नहीं सकता। इसके बाद तो फिर जो कुछ है आगे की तरफ इंशाल्लाह होगा, और चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। ये होंगी, मुझे यकीन है आज की तारीख हमारे तक, लीडर्स को बैठना पड़ेगा। मुझे मुकम्मल यकीन है कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जब लोग कहेंगे, मैं कहता सिस्टम गिर रहा है, गिरता हुआ नजर आए, कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा, ये होगा, तो ये वो वाला फेज है। तो इसलिए इससे अपना जहन अपना बिल्कुल सुकून के साथ अपने इबादत की तरफ, अपने कारोबार, अपनी मेहनत, अपनी तालीम, अपनी बाकी जो ध्यान रखें, ये ऊपर जो है ना, ये हंगर गेम्स की तरफ कम अपना ध्यान रखें। लेकिन बहरहाल वो अपने एंड पे पहुंच रहे हैं। ये मुद्दा की अंजाम पे कहीं ना कहीं तो इसने पहुंचना है ना, और पहुंच के फिर इसमें इसी में से फिर एक पाकिस्तान निकलना है आगे, जहां पे बुनियादी इश्यूज आपके दूसरे हैं, तालीम, सेहत, दवाइयां। हम डिस्कस करना छोड़ दिया हमने पूरा। एक मुल्क की तरफ से यकीन दहानी करा दी गई। क्या यकीन दहानी करा दी गई कि वो IMF को खत लिखेंगे, वो ये कब लिखेंगे, क्या वो भाई, मतलब पूरा रमजान गुजर गया इसमें, ठीक है, वो उधर लिखेंगे, वो उधर लिखेंगे, वो ये होगा, वो टक्की बत्तियां सारी। तो ये 48 घंटे बड़े, मेरा ख्याल है कि इसमें डायरेक्शन पता चलेगी। ये चलेगा, अभी इस पे बहस होगी और शोर शराबा और आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन अल्टीमेटली होता है ना कि एक ऐसे कल्मिनेशन होती है ना, ये चीज पे कहीं जाके ठहरेगी। और अच्छा है कि इसकी स्पीड तेज हो गई है, इवेंट्स की स्पीड तेज हो गई, तो उसमें फिर ज्यादा से तो मुल्क इस तरह से यरगमाल नहीं रह सकता इन हंगर गेम्स का, या जो भी हंगर गेम्स ही हैं। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है, अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैंने कल ही बात की थी कि पाकिस्तान पे दबाव आ रहा है। पाकिस्तान पे दबाव आ रहा है जो बतौर रियासत आ रहा है। बतौर रियासत इसलिए आ रहा है कि अगर इस वक्त आप, अभी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 3-4 साल पहले हम ऑलरेडी लेट हैं, बहुत सारे मामलात में लेट हो चुके हैं, 4 साल 5 साल, उसको जो भी लगाएं, बहुत सा पैसा मुल्क से गया है, जाता रहा है पैसा, और जितना पैसा मुल्क में आया नहीं, जितना पैसा जाता रहा है, ठीक है। और आप प्रॉपर्टीज और आप बाहर के लूटी हुई दौलत अगर देखें, ये छोड़ देंगे अदालतों में क्या हो रहा है, अदालतें छोड़ दें, पता है सबको कि कहां पे किसके पैसे पड़े हैं। अब उसमें यह है कि ये चीजें आएंगी आने वाले दिनों के अंदर, और इसमें क्योंकि उसके बगैर देखिए ना, रिफॉर्म्स आपने किए नहीं। IMF आपके कोई दुश्मन, एक तो है ना, हम कहते हैं कि IMF के पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसा नहीं कि वो हर बात ही गलत कर रहे हैं आपसे, वो आपसे कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स करें, आप अपनी ये चोरियां चकारियां, अपनी आप ये जो कोई किसी ने खूंटा डाला हुआ है, किसी ने बिजली लेकिन मसला ये है कि इसी के ऊपर लोग जिंदा हैं, तो आप क्योंकि उनका पैसा जो देते हैं, तो वो तो आप, ये आपने पूरा ताम झाम जो रखा हुआ है अरेंजमेंट, इसी के ऊपर 50, 60, 70 अरब तो इन्हीं को आपने इकट्ठा रखने के लिए एक साल में खर्च कर लिए, कि इनके दौरे वौरे करते रहें, बाहर ही खुश रहें सारे। बात ये है कि मतलब इनकी स्कीम्स और ये और वो सारा वो पैसा तो इशू हो रहा है, तो वो उसके ऊपर IMF, क्योंकि आपने इसको रखना है अरेंजमेंट को, तो उसके नतीजे में जल्द से जुलूस, ये आगे पीछे दाएं बाएं शुरू हो गए। लेकिन जो ग्राउंड पे लोग हैं वो सफर तो वो कर रहे हैं, और जितना ज्यादा ये मामलात खराब होंगे, उतना ही ज्यादा वो, मैं पहले कहता हूँ, सोशल अनरेस्ट की तरफ, क्राइम जाते जाते। अब ये वो नहीं है कि आप एक जमाने में कहते थे कि वो मिलिटेंसी है जो चीज, वो पता नहीं क्या होगा। अब ये वो मिलिटेंसी की तरफ आप कहीं चले जाते हैं जहां पर आपके व्हाइट कॉलर या मिडिल क्लास मिलिटेंसी कर रही होती है। ये सफेद पोश लोग भी इस बात पे मजबूर हो जाते हैं, यानी एक फैमिली है और उसमें 7-8 लोग हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा कुछ शाम को ला रहा है तो पूछो ना, इससे पैसा लेकर आया है, कुछ भी करके आया है, तो चलो पूछो ना, आंख बंद कर लो, बस पैसा तो लाया है ना, वो कहां से लाया है ये नहीं पूछेंगे माँ बाप, क्योंकि घर नहीं चल रहा। और ये एक रूल होता था कि पूछे पहले बच्चे से कि बेटा ये पैसे लाए कहां से हो, हराम का पैसा तो नहीं लेकर आ गए हो। लेकिन जब माशरा ऐसी जगह पे चला जाए, तो फिर उसके बाद फिर वो
मतलब है कि मजबूर होकर लोग चुप हो जाते हैं, पूछते भी नहीं है बिल्कुल बच्ची क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा, तो ये अब एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां से निकलना है, आपने निकलना है इसमें से, वरना तो फिर उसके बाद तितर बितर तो पहले ही आपको नजर आ रही हैं चीजें हर तरफ पड़ी। अब तो इनको उठाने का वक्त है, ये शायद पहले उठा लेना चाहिए था और पीसीस को अपनी जगह रखते आप। अच्छा, अब इसमें तो ये 48 घंटों में क्लियर हो जाएगा और ये शोर होगा, होता रहेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं चल रहा। अच्छी बात में कि ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो भी नतीजा निकलेगा तो अंदाजा हो जाएगा कि रियासत ने कहां जाना है। और मुझे इस बात का यकीन है कि आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज है ना, इश्यूज भी छोटे छोटे, कोई बड़े इश्यूज भी नहीं है। ईगोस का है कि ये प्रॉब्लम्स को पहले बात करेगा, मैं बाद में करूंगा, वो नहीं करेगा, ये करेगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। रियासत ने जो फैसले करने हैं ना, बतौर रियासत, देखें, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप कैसे, मतलब मैं आपको जैसे बताऊं आज लोगों को बिल्कुल इस बात में शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट ना हो कि आज प्रेसिडेंट बाइडेन किधर हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उनके इस जो आज की और ये जो 4 रोज की मसरूफियात हैं, अब आम आदमी के लिए पाकिस्तान में इसमें शायद कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बहुत बहुत अहम बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन 4 रोज के लिए आयरलैंड का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, अब आयरलैंड से आप कहेंगे पाकिस्तान का आयरलैंड से क्या ताल्लुक? पाकिस्तान का आयरलैंड से ताल्लुक इसलिए है कि आयरलैंड जो है वो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड आप समझें कि अगर अभी तो नहीं है, ब्रेग्जिट के बाद तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है, लेकिन यूरोप अगर हम कहें नक्शे के हिसाब से तो यूरोप में है। तो बरतानिया के बाद सबसे बड़ा जो जजीरा है, बरतानिया भी एक जजीरा ही है, यूनाइटेड किंगडम, तो बरतानिया के बाद जो सबसे बड़ा जजीरा है वो आयरलैंड है, वो आयरलैंड में है। ठीक। अच्छा, आयरलैंड क्या है? आयरलैंड जो है वो बड़ा कमाल का एक मुल्क है, एक जजीरा है जिसके 2 हिस्से हैं। अब आप इन दो हिस्से हैं, एक है शुमाली आइलैंड, ठीक है, और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अच्छा, अगर आप इसको 6 में रखें ना, यानी 6 रकबे के हिसाब से और आबादी के लिहाज से, तो 6 में से 5 रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और एक छोटा हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो कि बरतानिया का सूबा है। यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग मुल्क है जो कि यूरोपियन यूनियन में है, और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो बरतानिया यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम जिसमें क्या है? यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड जिसमें लंदन है, वेल्स जिसका दारुल हुकूमत कार्डिफ है, फिर उसके बाद आ गया स्कॉटलैंड जहां पे एडिनबरा है, और फिर आ गया आपका नॉर्दर्न आयरलैंड जिसमें बेलफास्ट है। ठीक। अब ये और इनके दरमियान वो पूरा अगर आप देखें समंदर, तो ये फेरीज वेरी चलती हैं जो ट्रेड होती है, आयरिश सी, सेल्टिक सी, ठीक है ना, इसमें इंग्लिश चैनल, ये तो ये जो है ना, ये वो जहां पे एक जमाने में बड़ी जंगें हुई हैं, बहुत तारीख की, बरतानिया की पूरी नेवल पावर यहां से निकलती हुई जहाज निकल रहे हैं, सारा जो पूरी दुनिया पे बरतानिया ने राज किया। अच्छा, एक तो ये मामला है, लेकिन दूसरा इशू बड़ा इंटरेस्टिंग है सही, कि वो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो ईयू में है, और आयरलैंड जो है नॉर्दर्न आयरलैंड वो बरतानिया का हिस्सा है, तो बरतानिया ईयू में नहीं है। अच्छा, अब यहां पर वो फटा चला हुआ है जिसमें स्कॉटलैंड कह रहा है रेफरेंडम, आयरलैंड उससे पहले कह रहा है। आयरलैंड की तो पिछली जो यानी अब अल्लाह करे सुकून रहे, मैं चूंकि आयरलैंड में रहा हूं, अच्छा, रॉयल आयरलैंड में मैं तो डबलिन तो मेरे पसंदीदा जगहों में से एक, और वहां पे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आयरलैंड का, और फिर साउथ सर्कुलर रोड और नॉर्थ सर्कुलर रोड, और ये सारे जो हैं, तो डबलिन तो मेरा एक बहुत बड़े कई साल गुजरे वहां पे। एक वहां पे इस्लामिक सेंटर पुराना होता था, फिर एक नया बना साउथ सर्कुलर रोड पे, जहां पर हम एज ए डॉक्टर रहते थे, तो वहीं से वॉक करते हुए ग्राफ्टन स्ट्रीट से हम जाते थे, ट्रिनिटी कॉलेज, और फिर साथ थोड़ी दूर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन पारा। तो वहां पर वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो है एक तो कैथोलिक्स है। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कैथोलिक है, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट्स हैं। सही। और वो इतनी गहरी तफरीक है कि एक किंगडम ऑफ आयरलैंड हिस्सा बनी बरतानिया का,
ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो ये उसी तरह से हुआ जिस तरह से किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड एक जमाने में बरतानिया के सामने। अब स्कॉटलैंड में आज़ादी की तहरीक चल रही है, यहां पर तो कई सालों तक, यानी आप समझें कि 1921 में ये इंडिपेंडेंट हो गया, इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग। उसके बाद यहां पर एक वो चलता आ रहा है, खाना जंगी चलती रही, ठीक है ना। इतनी ज्यादा खाना जंगी हुई इसमें कि वो एक शिन फेन एक तरफ है, IRA और वो सारा, और फिर उस तरफ जो है वो दूसरे 60s में 70s में यहां तक हो गया कि जॉन मेजर के वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर मोटर फेंक दिया था। अच्छा। और बसेस, किडनैपिंग, मतलब फौज उतर गई 69 में मेरा ख्याल है यहाँ पे। पूरा 70s में तो बहुत ही वायलेंस हो रहा था, 80s में होता रहा हर जगह। आखिर में जाके 98 में कहीं जो कुछ 3,500-4 हजार बंदे, 3,500 शायद मारे गए इसमें वायलेंस में। मेजॉरिटी उसमें सिविलियंस की थी, फिर उसमें ब्रिटिश फोर्सेस थी, फिर उसमें पैरामिलिट्री। तो बहुत जो है ना वहां पे एक हंगामा रहा। तो आखिर में जाके फिर उसमें गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हो गया 98 के अंदर। और 98 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ऐसे हुआ कि बरतानिया का हिस्सा रहेगा आयरलैंड, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी सोच पाई जाती है कि हमें इंडिपेंडेंस भी लेनी है। तो यानी हर तरफ से खामोशी हुई, एक एग्रीमेंट हो गया। वो एग्रीमेंट अब खतरे में है, सही। यानी खतरे में, इसीलिए 2021 में झगड़े हुए दोबारा बेलफास्ट में। यानी अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझें। यानी आयरलैंड जो है, आयरलैंड का नॉर्दर्न आयरलैंड भी, अगर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट खत्म होता है, जो जंगबंदी हो गई थी, जंगबंदी लड़ाई से दरमियान हो रही थी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, इसका मजहबी रंग भी था, इसका कल्चरल रंग भी था, ठीक है। नेशनलिस्ट और लॉयलिस्ट जो कि बादशाह के साथ या क्वीन के साथ, तो वो आपस में लड़ाई। अब इशू ये कि वो जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था वो खतरे में है। अच्छा, बाइडन वहां पे है, बाइडन का ताल्लुक उनके आबा अजदाद आइलैंड से हैं, तो वो अपने बेटे को, अपनी बहन को, वो प्राइवेटली, वो पहले भी जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने आखिरी 6 दिन आइलैंड में गुजारे थे, सही। तो इसको 25 साल हो गए, वो वहां पे हैं। अगर ये एग्रीमेंट अपनी जगह रहता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका रहना इसलिए जरूरी है कि एक मेजॉरिटी ऐसी आइलैंड की जो अब EU में रहना चाहती है। उन्होंने देखा ना कि ये निकल गया ब्रिटेन और फंस गया EU में, वो अलग, वो दुनिया में एक अलग से पोजीशनिंग हो गई। अब उनको EU लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। मैं आपको वहां का एक पब्लिक जो सेंटिमेंट है ना, वो कहते हैं यार स्पेन से हम आराम से फ्रांस चले जाते हैं, फ्रांस से इटली चले जाते हैं, हमें क्या जरूरत है, रखा क्या है लंदन जाए, इतनी महंगाई फलाना चीजें, ये वो हड़तालें हो रही हैं। तो वो वहां पर लोग इतने परेशान नहीं है जितने ब्रिटेन में परेशान है। अब अगर फर्ज करें आयरलैंड, स्कॉटलैंड में तहरीक चल रही है अलहदगी की, यहां खाना जंगी हो चुकी है, यहां खाना जंगी हुई है प्रॉपर, जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत खत्म हुई आयरलैंड में। ये दोनों, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन, नॉट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वो तो अलग है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो बगावत थी वो ब्रिटेन के साथ थी कि हमें आजादी दो। अब वो जनाब वहां पे फ्रांस के साथ पानी कैसे होंगे और ये कैसे होगा, और वो उसके ऊपर उनके मामला सारे चल रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि यूरोप भी, नेटो भी इत्तेहादी है उनका, और उनके इत्तेहादी ब्रिटेन भी है, ठीक। और ये बहुत जरूरी है कि कोई ऐसी पोजीशनिंग ना इख्तियार करें कि जहां पर बरतानिया और कमजोर हो जाए। यानी बरतानिया से पता चला कि स्कॉटलैंड, ब्रेक्जिट एक मेरे ख्याल से बहुत गलत फैसला था। मैं जाती राय, ब्रेक्जिट के बाद मसाइल बहुत खड़े हुए बरतानिया के लिए। और अगर आयरलैंड के अंदर ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट टूट गया खुदा ना खास्ता, तो उसके असरात फिर यानी पूरी दुनिया है। मैंने आपसे बात की ना, यानी ब्राजील से जो उनके प्रेसिडेंट लुला चाइना पहुंच रहे हैं, पहले वो गए थे अमेरिका, कुछ नहीं था उनके पास, अमेरिका के पास उनको ऑफर करने के लिए, लेकिन चाइना में उनका गुड ब्रिक्स, ये जो मुल्क हैं, अभी सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर लैंड कर गए रियाद में, ठीक है। जो ईरान का डेलीगेशन था वो सऊदी अरब पहुंच गया सफारत खाने खोलने के लिए, ठीक। ये इसी हफ्ते सैकड़ों कैदियों का तबादला हो रहा है, सैकड़ों, हंड्रेड्स का तबादला हो रहा है। पूरा शेड्यूल उसका आ गया है कि जी ये हुतीज रिहा करेंगे, और इसमें हुतीज रिहा करेंगे, यानी एग्रीमेंट आगे साइन होने जा रहा है, ये यमन वॉर का क्लोजर। और उसमें कैदी, उसमें सहाफी भी पकड़े हुए हैं, उसमें वो मंसूर हादी का भाई भी कहीं पकड़ा हुआ है, उनको भी छोड़ रहे हैं। किस बंदरगाह पे छोड़ेंगे, कहां लेके जाएंगे, कहां से जहाज फ्लाई करेगा दूसरी जगह, वो कंप्लीट इस वक्त जो है ट्यूनीसिया और सीरिया का आपस में खुल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हो रहे हैं। अभी इतना कुछ हो रहा है, मैंने उससे कहा ना कि आप इसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस वक्त आप इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि जी इस बेंच में कौन सा जज है,
मतलब कोई जज हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इस क्राइसिस को पार्लियामेंट हल करे, इसको स्टेक होल्डर्स बैठे कुछ करें, मगर इस मुल्क को, जहां मुल्क फंस गया है, एक सिस्टम ने उसको एलिट कैप्चर सिर्फ यहां नहीं होता कि आपकी मईशत बर्बाद होती है। एलिट कैप्चर फिर हर शोबे से वाबस्ता होता है बिल्कुल ना। सर, ठीक कह रहे हैं आपकी फूड सिक्योरिटी भी गई तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी गए। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद इस मामले पर। आपने सुना है कि पार्टियां, सियासी पार्टियां, शख्सियात अपने लिए अमेरिकन फर्म्स को हायर कर रही हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान। मतलब ये एक अजीब सी, मतलब पाकिस्तान की बात कम, अपनी जाती मफाद की बात ज्यादा। ठीक है कैसे? डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इस पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ये वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब के दौरे पर हैं, क्या वहां से कोई मुआशी तौर पर कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद है? देखें, इस दौरान कोई अगर आ जाता है, उनकी तरफ से कोई रिटर्न लेटर लिखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे जरा बिल्कुल हटके अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। देखें, हम यहां बैठ के जो कुछ कर रहे हैं ना इस वक्त, हमें शायद अंदाजा नहीं है कि बाहर दुनिया में, या जो लोग बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको शायद ज्यादा इस बात का अंदाजा होता हो, या उनको एहसास होता होगा, यकीनन होता होगा कि ये जो तमाशा हो रहा है इसको बाहर बैठे हुए लोग कैसे देख रहे हैं। यानी मैं फर्ज करें कि मैं इस वक्त किसी बरादर अरब ममालिक में हूं, मुल्क में हूं, और उनका फर्ज करें कि मैं उनकी रॉयल फैमिली में हूं, ठीक है, या मैं उनका कोई। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पाकिस्तान में और जब ये शुरू हुआ 2001 तो नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। सही। और उनको रियासत पाकिस्तान की तरफ से वो एक हाईजैकर और बहुत सारे मजीद इल्जाम वहीं थे। अब वो जो वहां पर किंगडम है वो अपनी जगह पे है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो तेल आया, 10 साल आओ तो वो तारीख हो गई, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार में आ गए, फिर नवाज शरीफ साहब जो है, यानी अच्छा वो वही है अपनी जगह, वो मुल्क है, अच्छा बुरा, जो बुरा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे ही जा रहा है सऊदी अरब, वो खूबसूरत मुल्क, हमारा बरादर मुल्क। आप उनकी पॉलिसीज के ऊपर बात करें, लेकिन आप देखिए ना वो आगे जा रहे हैं मुल्क, ठीक है, वो आगे। अच्छा वो थोड़े दिनों के बाद आपने कहा कि नहीं जी वो तो हाईजैकर नहीं था, भेज दें पाकिस्तान, वो आ गए, वो अपनी जगह है। फिर आपने जो है थोड़े दिनों के बाद उनको कहा कि नहीं ऐसा है कि ये फिर गड़बड़ है, आप हमें कामें दें, ये करें वो करें, इनको दर बदर फिर निकाल दें, जेल में पड़े हुए हैं। फिर आप उन्हीं के पास जा रहे हैं दोबारा, और आप जाके कह रहे हैं नहीं वो ऐसा है कि वो जो थोड़े दिन पहले हमने बंदा आया था ना, जो जबरदस्त आदमी था, जो इमरान खान था, वो असल में वो गड़बड़ था, ये अच्छे हैं तो आप तो अब इसको छोड़ दें कि हम यहाँ क्या हो रहा है। आप जरा इमेजिन करें ना कि वो वहां बैठे हैं, MBS हैं, किंग सुलेमान, वो कैसे देख रहे हैं, मतलब उनकी एक पूरी रियासत है ना, वो कैसे देख रही है कि क्या हो रहा है, मतलब इसने कहीं रुकना है या नहीं रुकना। ये आप छोड़ दें कि आप हर थोड़े दिन के बाद जाके उनसे कहते हैं कि ब्रदर, वो चाइना की तरफ से आया है ना कि सबसे ज्यादा दुनिया में, जहां पर पाकिस्तान में तो नहीं है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां रोल ओवर, किस मुल्क के लिए उन्होंने हेल्प की है और कर्जे और रोल ओवर किए हैं? पाकिस्तान टॉप पूरी दुनिया में है बेल्ट एंड रोड। पाकिस्तान कहां है, क्या है, कर्जा कमीशन बनना था, कितना बनना था, क्या। देखें आप बार बार उनके पास जाते हैं, वो जो आपने पैसे दिए थे, ये फलां किया था, यूं किया था, ऐसे किया था, वो आप हमें दे दें, वो ये दे दें। अच्छा वो आपको दे दे, वो या तो वो कहें ना कि क्राइसिस है, जब बाहर के मुल्कों को पता है कि इनका पैसा हमारे बैंकों में ही आ रहा है वापस और पब्लिक तक जा ही नहीं रहा। हर थोड़े दिनों के बाद आप कभी IMF को कोस रहे होते हैं, कभी किसी, ये हम देखें मुल्क हमारी मदद नहीं कर रहे, जैसे उन्होंने यहां पे ठेका उठा रखा है पालने का, मतलब आपने बिजली का सिस्टम ठीक नहीं करना, आपने जो है टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करने, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहां से
एक एलिट कैप्चर, जो कैप्चर सिर्फ एलिट कैप्चर का मतलब ये नहीं कि माशी तौर पे, वो सारा लिंक्ड है उसमें बच्चे, तालीम, सब बाहर, खानदान, आगे पीछे दाएं। और यहां पर जो है वो आप ये देखें ना कि एक ऐसी जगह पे आप पहुंच चुके हैं बतौर एक रियासत कि इसको ये नहीं, ये अजीब, ये कितनी अजीब सी बात है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब की, उनकी फैमिली की इबादत कबूल फरमाए, पाकिस्तान के भी जो लोग हैं पूरी दुनिया में इबादतें कबूल फरमाए, गुनाह माफ़ फरमाए सबके, आखिरी अशरा है। और जो नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जो प्यारे चले गए इस साल, किसको मिलना है अगला रमज़ान, किसको नहीं मिलना, क्या हो रहा है। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप ज़रा तमाशा देखें ना, कि मतलब वहाँ हैं तो क्या खुशखबरी आएगी, तो क्या मतलब आप बाहर के मुल्क में बैठ के देखें कि क्या इमेज जा रहा है आपका। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके हमारे जो सफारतकार हैं, जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाता है ये, कि कैसे आप जाके वहां पर कैसे मतलब बात करें जाके। और हर दफा जो भी आता है उसके लिए मजीद मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल। अब जो इन्होंने पतली गली से निकल रहे हैं ना इसहाक डार साहब, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा, मैं क्या, आपको 85 1 बिलियन नहीं मिला, 75 कुछ 75 to 85 बिलियन डॉलर चाहिए आपको 3-4 सालों में। मतलब उनका आप सूद अलग दे रहे हैं, वो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं आप लोगों के, मतलब है कुछ नहीं। एक तस्वीर नजर आ रही है, कोई आटा दे रहा है, कोई तस्वीर नजर, कोई दाल का थैला, कैमरा, अच्छा रोको 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 पहले कैमरे बुलाओ। मतलब इस तरह नहीं होता। मसला ये है कि वो आपने जो है वो इसको कहीं आगे लेके जाने के लिए, अच्छा फिर वही आखिर में वो मेरी लॉबिंग बड़ी अच्छी है जी सऊदी अरेबिया में, मेरी लॉबिंग बड़ी अच्छी है चाइना ने मुझे कहा है, इन्होंने कहा दुनिया आपकी कहां से कहां। वो देखें, एक कांग्रेसमैन का लेटर आ गया, एक ने ट्वीट कर दिया, अभी भी उसी में फंसे हुए। और वो जो आपकी यहां पर जो सिचुएशन है, आप लिख रहे हैं उधर खत भेज रहे हैं, उधर खत भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, नीचे लोग खुश हो रहे हैं बैठे हुए। तो इशू ये है कि इसको कहीं आपने एज अ पाकिस्तान आगे, अब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, यानी सीरियन फॉरेन मिनिस्टर का लैंड होना सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने उनको वहां पे उनको रिसीव किया। अच्छा, उसके बाद रशिया और यूएई, चाइना, ईरान, ब्राजील, ब्रिक्स, आप कैसे, अब आप ये पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हैं, ब्रिक्स को आप कैसे ब्राजील से आप हटके दरमियान में ब्राजील, चाइना, इंडिया, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं। और ये मैक्रोन जो कि वापस यूरोप गए हैं, वो उसके बाद आप देखें जर्मन फॉरेन मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं चाइना का, उससे पहले जर्मन चांसलर होके गए थे, उसके बाद तो इशू ये है कि अब वो किस रुख पे जाता है, यूरोप, ईयू। यहां पे कल भी मैंने बात की थी कि ये पुतिन के लिए ये जंग जो है, ये जंग तो देखें इकोनॉमीज दुनिया भर की बन रही हैं, गिर रही हैं। आज खबर आ रही थी कि जी वो कई टन फ्यूल, टन्स में, क्योंकि रेलवे के थ्रू गया है तो टन्स उन्होंने बताया कि वो रशिया से ईरान आया है। मतलब मुल्क तेजी के साथ जो है ना रीजन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा ना कि वो अब बतौर एक रियासत वो वक्त नहीं है आपके पास कि आप जाके बार बार, और अच्छा भी नहीं लगता। उन्हें शायद अच्छा लगता हो, हमारे अकाबरीन को तो अच्छा लगता हो कि अच्छा, आपके ख्याल से उनको नहीं पता आप जा रहे हैं यूएई कि जी हमें एक अरब दे, उनको नहीं पता कि आप लोगों की कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है, चोर बाजारी का पैसा है ये किसी और मुल्क में। आप जो आप आपके अपने बिजनेसेस जो हैं, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आदमी ढूंढते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस फ्रांस में चल रहा है, ये मेरी ऑफशोर खुली हुई है किसी और मुल्क में, तो यार मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो बंदा है ना उसको मैं लाऊं ताकि वो मेरा फाइनेंस देखे। अपने कारोबार में घाटा नहीं होगा आपके, लेकिन जहां आएगा मुल्क का मसला, आप लॉयल्टी ये देखें कैसे होगा, ये है वो है, ये है फलां है, इसने एक इंटरव्यू दे दिया, वो उधर चला गया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त, ठीक है, वो उसकी बात की आपने, उसने वो निकाल दो, उसको ये कर दो, इसमें मुफ्त चल रहा है आपका। और बाहर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस में आप अपने देखें तो आप वो चाहे वो इंडिया से हो, चाहे इटली से हो, चाहे वो अमेरिकन हो, आप बिजनेसेस आपने उनको दिए हुए, आपको बिजनेस यानी रन कर रहे हैं, ठीक है ना, उन पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपके फ्रंटमैन है। ये ज्यादा अरसे नहीं, जो मैं बार बार बात आपसे कहता हूं ना कि ये अब एक ऐसी जगह आ गई है कि जहां
द होल सिस्टम या तो इसको इसी तरह से चलेगा, मगर बातचीत होगी किस बेस पे? किस बेस पे बातचीत होगी? कि मिलके खाएंगे? क्या बात होगी? देखिए ना, मतलब कि क्या उस पे उसका मेन एजेंडा क्या होगा? इसके अलावा क्या कोई एजेंडा बनता है जिसपे सब लोग मेज पे बैठ जाएं? मैं बतौर सियासतदान बात नहीं कर रहा, मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूं। इसमें मैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर रहा हूं, इसमें जुडिशरी, इसमें हमारे हर तबके, हम भी, मीडिया। क्या कोई ऐसा कि कोई मुल्क की बात करने के लिए बैठते हैं सारे कि यार पाकिस्तान को देखो यार, नीचे लोग मर रहे हैं, उनके बिल नहीं भरे जा रहे लोगों से, क्राइम कितना बढ़ रहा है यार, क्या देखो कहां चला गया माशरा सारा यार, बैठ के बात कर? नहीं, मेरी सीटें इतनी, तेरी सीटें इतनी, तो मेरी बारी। इसके अलावा और कुछ है? अगर कुछ और किसी और पॉइंट पे मुज़ाकरात हो, वो जी। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है, जो मैं बार बार पूछा है मैं पिछले 3-4 दिन से, कि मियां साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कोई जवाब नहीं जी। अब इसको आप देखें कि बाहर बैठ के लोग कैसे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया से वहां वापस वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? सफारती पासपोर्ट इशू है, वो कहीं इलेक्शन में होंगे। ओ भाई, और डॉक्टर साहब इंतखाबात कब होंगे? अभी तो ये मसला कोई वजह है मियां साहब के जहन में, कोई मियां साहब के जहन में कोई है ना कि सिचुएशन ठीक नहीं है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे मियां साहब? वो कह रहे हैं जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे अभी, वो कहते हैं साथ ही, तो फिर जब होंगे तब वो आएंगे। फिर वो भाई, इसको एक नॉर्मल पॉलिटिकल आप एक सिस्टम इस मुल्क के लिए जरूरी है, जो जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, अगर बैठेंगे, वो एक इशू है ना सारा, कि क्या अपने मफादात से हटके बैठ सकते हैं? डॉक्टर साहब जरदारी साहब भी कह चुके हैं, खान साहब की पार्टी से भी बहुत सारी शख्सियातें जो ये बात कर रही हैं। वजीर आजम का अदालत से जाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो तनवीर इलियास, सब कुछ। मगर कौन कैसे गया? अब मेरे इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं यूसुफ गिलानी साहब, उनको भेज दिया। क्यों भेजा? एक खत लिखना था स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा, उस दिन तक अगर खत ना लिखा जाता तो पैसा जो है वो उधर से उधर निकाल लिया जाता, और वो निकल गया। देखिए, इशू बात ये सारी कि कोई यहां कोई असूलों का मसला नहीं चल रहा। इशू ये है, गलत किया सही किया, वो खड़े रहे, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, और ये अच्छा, मतलब इसको आप हर अंदाज में देख सकते हैं। और यूसुफ गिलानी साहब जबरदस्त। लेकिन इशू ये है कि इसमें यहां क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है या अपने जाती प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, मतलब कोई अनाए है ना अभी कोर्ट के अंदर। फिर मैं तो देख के परेशान हूं कि क्या मसला है जी, वो अना का मतलब तसव्वुर करके बंदा परेशान हो जाता है कि ईगोस का मसला है। मतलब तो हर इदारे में नहीं, तो खत्म करेंगे तो आगे निकलेंगे ना। तो यहां तभी तो मैं कहता हूं कि ये सिस्टम कोलैप्स है। बताओ आप इसको कैसे, तो अगर वो चल के वहां पर एक कोशिश हो रही है, अल्लाह करेगा ये किसी तरह से कामयाब हो जाए कि ये आपस में, जो मैंने आपसे बात की ना कि उस पर वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की आगे ना, उन्होंने एक वो फेंका, कहते हैं ना कि इनको आना पड़ेगा पहले, उन्होंने कहा बैठने को तैयार। तो ये कहीं एक चल रही है बात और मेरे मतलब एक थोड़ा थोड़ा सा करके आगे इसको बढ़ाएं, मतलब मुल्क तो निकले ना आगे। मतलब इसमें इससे क्या ताल्लुक है? हम आम आदमी से पूछें जाके कि ये बेंच बन गया है, वो कहेगा खुदा का वास्ता मेरा दिमाग को खराब करो, वो बच्चे की फीस देनी है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। बिजली का बिल, ईद आ रही है, हमें नहीं पता कि ईद कैसे गुजारनी है। मतलब वो उनके मसले ही अलग हैं, लोगों के मसले अलग हैं यहां पर। ये और दुनिया का दबाव आप देखें कि यार ये हमारे यहां ये हो रहा है इस वक्त, ईरान, सऊदी अरब, हुतीज, और यहां नहीं बैठ पा रहे। सर बहुत शुक्रिया खुदा का वास्ता, इस वक्त खत्म वो आपस में तो डायलॉग हो रहे हैं, ये आपस में नहीं बैठ पा रहे। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वक्त लूंगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।